नमस्कार साथियों, आज हम एक शॉर्ट पेपर सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें लगभग 20 के समथिंग क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, 10th के लिए। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो एग्जाम की ओर दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा जो शॉर्ट पेपर है, ये लीनियर क्वेश्चन के लिए बेटर देन है। ठीक है, तो दो पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम 12 और 336 है। यदि एक पूर्णांक 48 है तो इसका पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो हमें ये दे रखा है, एक तो हमें एचसीएफ दे रखा है, एक तो हमें एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ, और एक दे रखा है हमें एलसीएम, लिस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एक तो हमें दे रखा है एचसीएफ और एक दे रखा है एलसीएम। तो एचसीएफ कितना दे रखा है हमें? एचसीएफ दे रखा है हमें 12 और एलसीएम 336 ये दे रखे हैं, और एक हमारे पास इंटीजर n1 दे रखा है जो कितना है 48। ठीक है, और हमें n2 दूसरा इंटीजर निकालने के या पूर्णांक निकालने के लिए हमें बोला है। अब हम जानते हैं ये चीज़ तो हमें दे दी गई। अब हमें पता है कि हम एक चीज़ जानते हैं, इम्पोर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, इम्पोर्टेंट, या इसे फॉर्मूला या इसे स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है कि जब दो धनात्मक पूर्णांक है n1 n2, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा स्टेटमेंट है कि दो धनात्मक पूर्णांक को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एलसीएम और उसका एलसीएम, उस धनात्मक पूर्णांक का एलसीएम और एलसीएम के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या है, n1 की वैल्यू कितनी है, इसमें पुट अप करेंगे तो 48, n2 की वैल्यू हमें ज्ञात है, बराबर एचसीएफ कितना है 12 इंटू एलसीएम कितना है 336। अब देखो मैं n2 निकालने की कोशिश करता हूँ, तो n2 निकालने की कोशिश करता हूँ तो 12 इंटू 336 बट्टे 48, तो 12 का 12, 12 दो चौबात 36, 12 चौको 48। अब देखो n2 मेरा कितना है ना 336 बट्टे 4। अब मैं इसको और वेरीफाई करता हूँ और सॉल्यूशन करता हूँ, तो 336 में मैं भाग देता हूँ 4 का, तो 8 चौक 32। ठीक है, -3 में से 1 है 16, 4 चौक 16, तो मेरे पास जो n2 की वैल्यू आई वह कितनी आई 84। ठीक है, तो हमारे पास n की वैल्यू n2 की वैल्यू आ गई कितनी 84। एक नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद में हम दूसरा नंबर क्वेश्चन लगा रहे हैं। एक एपी दे रखे हैं कि इसके एपी है जो 13, 8, 3 के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें 20 पदों का योग ज्ञात करना कहा। एक एपी हमारे पास कितनी है वो 13, 13 के बाद में 8 और 3, 13, 8, 3 इस प्रकार चलती जाएगी। ठीक है, और इसमें पूछा है कि 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। अब देखो हम जब यहाँ पर इतना ही लिखते हैं 20 पद या पदों, ठीक है, तब तो इसे n बराबर कहते हैं, n बराबर मतलब 20। जब इन पदों का योग हो जाता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, इस पूरी लाइन को क्या लिखते हैं s n, मतलब s 20। ठीक है, तो हमें s 20 निकालना है। तो अब सबसे पहले s 20 कब निकालेंगे, जब हमारे पास a की वैल्यू होगी 13, d की वैल्यू होगी a2 माइनस a1, तो a1 a2, तो d बराबर क्या हो जाएगा a2 8 माइनस 13, तो d बराबर कितना 8, 5, 13, तो माइनस के 5, ये हमारे पास d आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, देखो d की वैल्यू आ गई मेरे पास और a की वैल्यू आ गई, और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 20 है। अब देखो n की वैल्यू आ गई, हमें निकालना क्या है sn या s20। तो सूत्र क्या कहता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र कहता है। अब देखो इसको मैं सॉल्यूशन करता हूँ, तो n/2 20/2 ब्रैकेट 2 गुना a का मान कितना है, a का मान है 13 प्लस n माइनस 50, सॉरी 20 माइनस 1, ठीक है, इंटू डी का मान कितना है -5। ठीक है, ये मेरा -5 है। अब देखो 10 दूनी 20,
और 13×26, ठीक है, 13×26 और 19 इंटू -5, ठीक है। इसको सॉल्व करता हूँ मैं, तो 10 और 26 प्लस 19 पड़ी 95, लेकिन -95। अब देखो मैं 95 से 26 निकालने की कोशिश करता हूँ, तो 10 से 6 गए, कितने बचे, 10 से 6 गए 4 5 9 9, और इसके बाद में कितने बचे, 3 गए, तो 6 गुणित्तर 9 6 15 और 6 7 8 और 1 9 69, तो ये हो जाएंगे मेरे पास 10 और ब्रैकेट 69, इसका मतलब माइनस के, तो इसका मतलब हो गया -690। इसका जो टोटल SN20 आएगा, SN20 आएगा वो क्या आएगा, -690, ठीक है। ये आएगा SN या S20 हमारे पास क्या आएगा, -690, ये आएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कोसेक ए, हमारा पास कहता है कि कोसेक ए आपके पास क्या है, 17/8 है, 17/8 है, तो आप 10 ए का मान निकालो, ये हमें बोला गया है। देखो कोसेक ए, तो सबसे पहले यहाँ पर लाल बट्टे कक्का में चले जाना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो लाल बट्टे कक्का में चले जाना, तो लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, तो साइन कोस 10 कोट सेक कोसेक, तो लम बट्टे आधा, लम बट्टे सॉरी करण बट्टे लम होता है कोसेक, क्या होता है, करण बट्टे लम, ठीक है। ये हो गया मेरे पास। अब मैं इसका एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है, ये 90 डिग्री, इसको मैं ए बी और सी ले लेता हूँ। अब देखो मेरे पास लंब कितना है 8 और कर्ण 17, आधार अज्ञात है, ठीक है, आधार अज्ञात है। पहले मैं पाइथागोरस प्रमेय से ये निकाल लेता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या निकाल लेता हूँ, इसका आधार निकाल लेता हूँ, तो मेरे पास क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया, कर्ण का 17 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर कितना बनता है, लंब अभी 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अभी अज्ञात है, आधार। अब देखो हमें आधार स्क्वायर चाहिए, आधार का स्क्वायर चाहिए, आधार का स्क्वायर चाहिए, तो हमें क्या करना, 17 के स्क्वायर से मैं 8 का स्क्वायर निकाल दूंगा, तो आधार स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, 17 17 289 अंठी 64। अब देखो आधार स्क्वायर बराबर 289 और 64, 9 में से 4 गए 5 और 8 में से 6 गए, तो 8 में से 6 गए 2 और 2 225, तो आधार स्क्वायर मेरे पास आधार बराबर क्या आ जाएगा, √225, इट मीन्स आधार का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, 225 मतलब 15, ठीक है। अब ये मेरे पास 15 आ गया आधार। अब देखो जब आधार 15 आ गए तो मेरे पास 10 भी लिख सकता हूँ। 10 कैसे लिखूंगा, 10 होता है लंब बट्टे आधार, तो 10 क्या होता है, 10 बराबर होता है लंब बट्टे आधार। लंब का मान क्या है, लंब है मेरा 8 और आधार कितना है 15, ठीक है। तो 8/15 इसका 10A हमारा क्या बनेगा, 10A बनेगा 8/15, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक कोण ए के त्रिकोणमिति के अनुपात साइन ए को कोट ए के पदों में लिखिए, तो कोट ए के पदों में लिखना है, तो साइन ए को, पहली बात क्या है, एक कोण ए दे रखा है उसमें साइन ए है, ठीक है, उसको हमें लिखना है कोट ए के पदों में। आपको पता है कि कोट ए किस में लिखा जाता है, साइन ए सॉरी कोस ए अपॉन साइन ए, इसे हम कहते हैं कोट ए। तो हमारा देखो
ये बन गया कोस और साइन के पदों में हो गया और कॉट ए लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में देखो एक क्वेश्चन और दिया होगा, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत माध्यिकाओं का अनुपात 9:16 है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी देखो हमें कोई त्रिभुज दे रखे, त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दे रखा है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है कितना, 9:16। ठीक है, अब देखो भुजाओं का अनुपात दे रखा है त्रिभुज की, हमें पूछा त्रिभुज का क्षेत्रफल के अनुपात पूछा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा। तो हम क्या करेंगे, ये एक थ्योरम है, स्टेटमेंट है। अगर अगर आपका जो त्रिभुज क्या हो, समरूप हो तो उसकी भुजाओं का अनुपात x y है तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के वर्ग के या वर्गों के अनुपात में हो जाती है। जैसे हमारे पास x और y भुजा है तो मैं इसका क्षेत्रफल अनुपात पूछूंगा, तो क्षेत्रफल अनुपात पूछूंगा तो मेरे पास क्या होगा, x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर। तो इसी प्रकार इसका हमें स्क्वायर करना है, तो 9 9 81 और 16 16 256। यहाँ पर 9 है या 6, 9 है, 9 9 81 16 16 256। तो ये हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल का अनुपात हो गया। ठीक है, ये थ्योरम है, थ्योरम का डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज करके हमें कर लेना है। उसके बाद में क्या है, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर। अब देखो ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, ये इसका केंद्र बिंदु होता है। अब वृत्त की परिधि, परिमाप और परिवार और परिघत ये चीज देता है, तो हमें पता है कि वो क्या आती है, सीमा होती है। उस वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है, 44 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास सिर्फ क्या चीज दे रखी है, परिधि दे रखी है ना, हमें क्या नहीं दिया, रेडियस, जबकि रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट है वृत्त के अंदर, इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो रेडियस हमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्रश्नानुसार क्या होता है, प्रश्नानुसार हमारा जो परिधि होते हैं, परिधि कितनी है, परिधि है 44 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं परिधि का सूत्र, परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि का सूत्र होता है 2πr। अब देखो परिधि का सूत्र हम इसके इक्वल रख दें, 2πr बराबर 44, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 गुणा 22/7 गुणा r बट्टे 44। तो यहाँ पर 44 तो ये बन गए ऊपर अपॉन 7 इंटू r बन गया और 44 बन गया, 44 से 44 गए तो r बराबर मेरे पास क्या आ गया, 7। अब मेरे पास देखो r बराबर 7 आ गया। अब हमें वृत्त में कुछ भी पूछ सके, चाहे दोबारा परिधि पूछे, चाहे क्षेत्रफल पूछे, कुछ भी पूछे, हम दोबारा निकाल देंगे जब आपके पास क्या हो, सिर्फ रेडियस। ठीक है, तो हमारे पास अब देखो वृत्त की परिधि कितनी होगी, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि कितनी हो गई हमारे पास, सॉरी परिधि नहीं, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई हमारे पास, 7। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अब देखो वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गई, तो मैं अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या कहता है, πr²। तो इसका मतलब 22/7 गुणा r। अभी देखो हमें वृत्त का क्षेत्रफल पूछा, लेकिन चतुर्थांश हिस्से का पूछा है। हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल ये है, तो हम ये भी जानते हैं कि वृत्त के चतुर्थांश
चतुर्थांश हिस्से का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बट्टे 4 ये होता है। अब देखो पाई आर स्क्वायर बट्टे 4 होता है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा आर की, तो मेरे पास 22/7 गुणा आर का मान है 7 × 7/4। अब देखो मैं क्या करता हूँ, 7 से 7 गया तो 22/7 अब देखो 7 2 तो 11×7 = 77, ये बन गए 11×7 = 2। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 77 में भाग दे देता हूँ, 77 में भाग देता हूँ 2 का, तो 3 दूनी 6, 1 17, 3 छक 12, 3 पंज 3 छंग 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो 1.5 दूनी 10। तो मेरे पास जो चतुर्थांश हिस्से का क्षेत्रफल कितना आएगा, मेरे पास 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास क्या जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूँ। यदि ई नहीं की प्रायिकता 0.95 है तो पीई की ज्ञात कीजिए। देखो एक प्रायिकता का क्वेश्चन है, प्रायिकता के अंदर दो चीज होती है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो प्रायिकता में एक तो होता है पीई होने की, मतलब एक तो होता है होने की, और एक पीई नहीं होने की, नहीं होने की। अब देखो नहीं होने की, इन दोनों को जब मैं जोड़ता हूं तो पीई होने की प्लस पीई नहीं होने की लिखता हूं तो वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर हो जाती है। इसका योग करते हैं तो 1 के बराबर हो जाती है। लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि पीई नहीं होने की प्रायिकता दे रखी है हमें कितनी, 0.95। तो मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो पीई नहीं होने की, तो पीई होने की हमें निकालनी है, नहीं होने की दी है 0.95 बराबर 1। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पीई होने की चाहिए मेरे पास ही, तो मैं क्या करूँ, 1 में से 0.95 निकाल दूंगा, तो पीई मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। पीई होने की प्रायिकता, ये कौन सी है, होने की प्रायिकता है मेरे पास 0.5, नहीं होने की प्रायिकता है मेरे पास 0.95, दोनों को मिला दूंगा होने और नहीं होने की, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखो एक वृत्त है हमारे पास, ठीक है, इस वृत्त के अंदर आपको पता है कि इसका क्षेत्रफल भी हम लोग जानते हैं, इसका हम क्या जानते हैं, परिधि के बारे में भी जानते हैं। देखो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और परिधि होता है 2 पाई आर। अब देखो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, जब ये दोनों एक बराबर है, संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या है, एकदम बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर किसके बराबर है, वृत्त की परिधि के बराबर है। अब देखो वृत्त की परिधि, अब मैं दोनों की यहाँ पर लिख लेता हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त की परिधि के बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। अब देखो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, पाई आर इंटू आर बराबर 2 पाई आर। अब देखो पाई आर से पाई आर गया तो मेरे पास आर बराबर क्या बचा, 2। तो इसका मतलब इसकी जो त्रिज्या कितनी बन गई, रेडियस आर कितनी बन गई, 2, किसकी, वृत्त की। ठीक है, वृत्त की आर हमारे पास 2 बन गई, कब, जब वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के परिधि के बराबर हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर, Q की केंद्र से 17 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखो ये हमारे पास एक वृत्त है, इसका केंद्र बिंदु O ये है। अब इसके अंदर बाहर एक Q पॉइंट है, और Q बाहरी जब कोई Q पॉइंट होता है तो वहां पर हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और जब स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो हमेशा किसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, रेडियस के साथ, त्रिभुज के। इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाएंगे तो केंद्र बिंदु O से, और इस बिंदु को हम P बोल देता हूँ, ठीक है, स्पर्श बिंदु पॉइंट। अब देखो इसमें क्या कहता है कि स्पर्श रेखा की लंबाई ये है, स्पर्श रेखा ये है हमारी स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, और उसके बाद में केंद्र से O को मिलाने वाली जो दूरी है वो 17 सेंटीमीटर है। कोई मुश्किल? ये कोई मुश्किल नहीं। अब देखो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ, पाइथो, और यहाँ पर मेरे को आधार या आर याद करना। आर हमेशा क्या होता है? आधार होता है। त्रिज्या हमेशा क्या होती है? आधार होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि आपका कर्ण स्क्वायर होता है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होती है। अब देखो कर्ण स्क्वायर क्या होता है? कर्ण होता है 15 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर आधार स्क्वायर क्या होता है? आधार होता है आर, सॉरी अभी देखो कोडिंग लिखनी जरूरी है। कोडिंग, कर्ण क्या है? कर्ण है हमारे पास ओ क्यू का स्क्वायर प्लस आधार आधार है ओ पी का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ओ क्यू का स्क्वायर मेरे पास क्या है? 17 का स्क्वायर, मैं 17 का स्क्वायर कर देता हूँ। ओपी का मान कितना है मेरे पास? ओपी का ज्ञात है तो ओपी को एक बार ऐसे की ऐसे रख लेता हूँ। क्यूपी का मान है मेरे पास 15 का स्क्वायर, में इसको इस प्रकार लिख लेता हूँ। अब देखो 17 कितने हो जाते? अभी ओपी निकाल लेते हैं पहले। ओपी का स्क्वायर इधर करेंगे तो ये 17 के स्क्वायर से मेरा क्या हो जाएगा? 15 का स्क्वायर बाहर हो जाएगा। अब देखो ओपी का स्क्वायर निकालूंगा मैं, ओपी का स्क्वायर होगा 17 289 और 15 225। अब देखो ओपी का स्क्वायर निकाला मैंने तो 289 में से मैं 225 लेस करता हूँ तो मेरे पास 9 से 5 गए तो 4, ठीक है, 8 से 2 गए तो 6, तो मेरे पास बचे 64 और 2 से 2 गए 0, 64, ठीक है। अब मेरे पास ओपी का स्क्वायर कितना बचा? 64। अब देखो 64 ओपी को मैं और सोल्व करता हूँ तो √64 लग जाता है, और ओपी बराबर क्या होता है? 64 होता है। तो ओपी मेरे पास क्या आई? ओपी आई मेरे पास 8 सेंटीमीटर, जो रेडियस है, आर है, ठीक है, आधार है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो इसके पट नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो एक सिक्का हमारे पास, आपको पता है सिक्के के ऊपर हेड और टेल पाया जाता है। इसको तो बोलते हैं इसको तो बोलते हैं पट और इसको बोलते हैं चित्त, ठीक है। अब देखो हेड को तो बोलते हैं चित्त और इसको बोलते हैं पट। अब इसमें पूछा कि पट नहीं आने की प्रायिकता, तो हमें अब भी पता है कि कुल संभावित परिणाम क्या होते हैं। तो सिक्के का कुल संभावित परिणाम, ठीक है। कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक सिक्के को जब उछाला जाता है तो 2 संभावित परिणाम हो सकते हैं, हेड और टेल वो जुड़ जाते हैं तो 2 हो जाते हैं, ठीक है। अनुकूल परिणाम, अपने अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1, ठीक है। क्योंकि चित्त नहीं आने की प्रायिकता पूछी, पट नहीं आने की प्रायिकता पूछी है तो कम से कम वो चित्त तो जरूर आएगा। तो अपने अनुकूल परिणाम क्या है? 1। तो अब मैं प्रायिकता लिखता हूँ। इसकी प्रायिकता क्या होती है? इसकी प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, ठीक है, कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं मेरे पास? 1। संभावित परिणाम कितने हैं? 2। तो मेरी प्रायिकता क्या हो गई? प्रायिकता हो गई मेरे पास 1/2। कैसे हुई प्रायिकता 1/2? 1/2 इसलिए हुई कि मेरे पास एक पट नहीं आने की
प्रायिकताएं, पट नहीं आने की प्रायिकताएं, ठीक है, पट नहीं आने की प्रायिकता। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 9 सेंटीमीटर दूर बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखो 5 सेंटीमीटर एक त्रिज्या वाला हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, और उसके क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और केंद्र से 9 सेंटीमीटर दूर पर बाह्य बिंदु है। अब केंद्र से 9 सेंटीमीटर, केंद्र से 9 सेंटीमीटर, इस रेडियस को इस प्रकार नहीं, इस प्रकार लिखो 5 सेंटीमीटर, और 9 सेंटीमीटर रेडियस बिंदु ओ से एक बिंदु है जो क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा, बाह्य बिंदु है तो हम क्यों मान लेते हैं। और इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा, अभी हमें पूछा है कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो हमें यहाँ पर देखो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। बाह्य बिंदु से हमेशा कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है 2। कब, जब इस बिंदु को और यहाँ पर ले लेते हैं तो 2 स्पर्श बिंदु बन जाते हैं, और 2 ही हम क्या खींच सकते हैं, स्पर्श रेखाएं। तो स्पर्श रेखाएं कितनी खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा 2 खींच सकते हैं। स्पर्श बिंदु कितने बनेंगे, स्पर्श बिंदु बनेंगे हमारे पास 2, ठीक है। कब, जब बाह्य बिंदु से रेखा या स्पर्श रेखा खींची जाए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं की रचना की जाती है। अब देखो 4 सेंटीमीटर ये मेरे पास कोई एक वृत्त है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसके ऊपर आप पूछा गया है कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसके भी यहाँ पर हम काफी सारे बिंदु मान लेते हैं, सपोज करो, ठीक है। और आप देखना कि कितनी स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ, यहाँ पर 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 खींच सकते हैं, 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 और यहाँ पर खींच सकते हैं। तो मैं कितनी स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ, तो मैं स्पर्श रेखाएं अनंत खींच सकता हूँ, कोई अंत, इसका कोई अंत नहीं है। तो स्पर्श रेखा कितनी खींची मैंने, अनंत मतलब इनफाइनाइट, ठीक है। कोई इसका वो नहीं है, फिक्स नहीं है कि ये 20 खींचे जाएंगे कि ये अनंत खींचे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अब देखो 14 सेंटीमीटर, ये हमारे पास एक क्या है 14 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता है कि ये तो दे रखा है, लेकिन हम कोई चीज और चीज निकालने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वृत्त के अंदर रेडियस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर रेडियस आ गई तो हम वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल सब कुछ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हमारे पास डी दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो मैं क्या निकालूंगा, आर निकालूंगा। आर हमेशा क्या होता है, डी का 2 गुना होता है, तो आर में क्या करूंगा, डी बटा 2 कर दूंगा। आर में क्या करूंगा 14/2, तो आर मेरे पास क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब देखो आर आर मेरे पास आ गया तो मैं इसमें कुछ भी निकाल सकता हूँ, तो परिधि भी निकाल सकता हूँ और क्षेत्रफल भी निकाल सकता हूँ। हमें पूछा परिधि, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। अब देखो 2 गुना 22/7 इंटू आर, आर का मान कितना है 7, 7 से 7 गया तो परिधि कितनी बनी 44 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि कितनी बनी, परिधि बनी मेरी 44 सेंटीमीटर, ये मेरे पास वृत्त की परिधि बन गई, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या कहता है कि आपके त्रिज्य आर बड़े वाले, मतलब आर है इसमें बड़ा दे रखा है, बड़े आर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें क्या ज्ञात करनी है, चाप की लंबाई। देखो मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास एक वृत्त है, इसमें 2 रेडियस दे रखी है बड़ी आर, ठीक है, और यहाँ पर थीटा दे रखा है, ठीक है। तो अब मैं आपको पता है कि चाप कौन सा होता है, चाप तो ये होता है। इसकी लंबाई ज्ञात करने का सूत्र पूछा है, तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या कहता है
कि आपके पास जो परिधि होती है, क्योंकि चाप हमेशा परिधि से बनता है, परिधि होती है उसका आप थीटा बटा 360 कर दो, ठीक है। त्रिज्या खंड का पूछता है तो हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल का थीटा इंटू 360 कर देते हैं। अब देखो इसमें क्या करते हैं, तो 2 से 2 कट गया तो पाई r थीटा बटे 180 डिग्री, ये कट गया 18 दूनी 36। तो ये चाप की लंबाई का सूत्र बन गया, ठीक है। ये हमें चाप की लंबाई, सॉरी यहाँ पर r वो कैपिटल है, r है वो कैपिटल ले रखी है, इसलिए पाई r कैपिटल आएगा, ठीक है। इस प्रकार का ये सूत्र बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, अच्छे प्रकार से फेंटी गई एक 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता इक्का नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इक्का नहीं होने की, देखो आपके पास ये क्या है, गड्डी है, ठीक है, ये गड्डी है, इस गड्डी के अंदर आपने खूब सारे पत्ते डाल रखे हैं, ठीक है, पत्ते डाल रखे हैं। अब इसमें आपको पता है कि इक्के भी है, इक्के की भी लेयर है और इसमें किसकी है, सबकी लेयर है, मतलब एक की दुखी तीखी सबकी जोकर वोकर सबकी इसके अंदर लेयर है। तो इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3 4। अब इक्के नहीं होने की प्रायिकता पूछिए तो इसके अंदर आपको पता है इक्के है नहीं है, इक्के हमने क्या करे बाहर निकाल दिए, इन इक्कों को यहाँ पर इक्के रखे हुए थे लेकिन इनको बाहर निकाल दिया। तो इसके अंदर कितने बचे, 52 में से कितने बचे, 52 में से मैंने 4 निकाले तो कितने बचे 48। तो 48 पत्ते मेरे पास इसके इस डब्बे के अंदर मौजूद है। अब मैं इस प्रायिकता को सुटेबल करता हूं तो कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं, कुल संभावित परिणाम मेरे पास कितने होते हैं, कुल संभावित परिणाम मेरे पास होते हैं साहब 52, ठीक है। अपने अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम कितने हैं मेरे पास, अनुकूल परिणाम हुई है भाई साहब 48, ठीक है। चलो अब देखो हमें प्रायिकता पूछा है, प्रायिकता क्या पूछी है, प्रायिकता इक्का नहीं होने की प्रायिकता, मतलब एक इक्का नहीं होने की प्रायिकता पूछी है। अब हमें पता है कि एक इक्का होने की नहीं प्रायिकता, तो इसमें क्या करते हैं, अनुकूल परिणाम, ठीक है, परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणाम, संभावित परिणाम लिखते हैं हम। अब देखो अनुकूल परिणाम कितना है 48 और संभावित परिणाम है टोटल 52। अब मैं इस चीज को काटते जाता हूँ, तो पहले 2 की टेबल से काट दूँ तो 24 दूनी 48 और 13 दूनी 26 दूनी 52, उसके बाद में 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26, तो 12/13। तो मेरी जो प्रायिकता आई वो कितनी आई, प्रायिकता आएगी मेरे पास इक्का नहीं होने की प्रायिकता है 12/13, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक 67 डिग्री अपॉन 10 है कोट 23 डिग्री है, इसका मान ज्ञात करो, इसका मान निकालो। मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अगर जो कोण परिपूर्ण नहीं होते तो वो किस प्रकार के कोण होते हैं, पूर्ण कोण होते हैं, ठीक है। तो मैं इस पूर्ण कोण से सॉल्यूशन होता है, तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर 1 होता है, तो वो किसके बराबर होता है, कोस थीटा 90 माइनस थीटा 1 के बराबर होता है, ठीक है। इसी प्रकार मैं कोस थीटा 2 लिखता हूँ तो मेरे पास क्या होता है, कोस 90 साइन आ जाता है यहाँ पर, साइन 90 माइनस थीटा 2। अब देखो मैं इसको 10 में चेंज करता हूँ, 10 थीटा 1 बराबर कोट 90 माइनस थीटा 1 उसके बाद में मैं लिखता हूँ कोट थीटा 2 बराबर में लिखता हूँ तो 10 90 माइनस थीटा 2। अब देखो मेरे को इसको तो मैं एक इसमें से किसी एक को फिक्स कर लेता हूँ, एक का मान चेंज कर देता हूँ। तो अब देखो 67 डिग्री तो मैंने लिख दिया, लेकिन कोट आपने सिंस देखा है कि कोट 23 डिग्री को मैं क्या लिखूंगा इस एग्जांपल से, इससे लिखूंगा 10 90 माइनस 23 डिग्री। अब देखो कोट 23 डिग्री कितना बन गया, 10 से 90 तो 10 67 डिग्री। अब देखो मेरे पास कोट 23 डिग्री का 67 डिग्री आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसको 10 67 डिग्री कर देता हूँ और इसको काट देता हूँ, तो मेरे पास इसका मान क्या आएगा, 1 आ गया।
इसका मान क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक 375 और 675 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखो एचसीएफ तो हमें ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन इसमें दो पूर्णांक दे रखे हैं। एक तो n1 पूर्णांक दे रखा है, जो कितना दे रखा है हमारे पास 375 और एक n2 पूर्णांक दे रखा है, उसका मान कितना है 375 और 675। अब आपको पता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, तो 375 में मैं क्या करता हूँ, भाग लगाना शुरू करता हूँ। तो 3 अभाज्य गुणनखंड करता हूँ, तो 3 3 दूनी 6 3 पंजे 15, 3 6 दूनी 12, अभी इसमें जाएगा नहीं क्योंकि 6 दूनी 12 5 बन जाता है, 5 का जाता है, तो 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 फिर 5 फिर 5 1। इसमें देखो 675 में जा रहा है, क्या जा रहा है, कितने का, 3 का, 3 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 1 3 पंजो 15। अब देखो 3 का जा रहा है क्या, 3 3 7 21 और 1 15 3 पंजो 15, फिर जा रहा है 3 का, 3 दूनी 6 और 3 पंजो 15, फिर जा रहा है 5 का, 5 5 और 5, सॉरी 5 एकम 5। अब देखो मैं इसको क्या करता हूँ, एचसीएफ में लिखता हूँ, एचसीएफ। अब देखो n1 को मैं क्या लिखा, n1 को लिखा मैं 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। n2 को क्या लिखा मैंने, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब देखो 2 ये हो गई, इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें 1 आ रहा है, 3 इसमें 1 आ रहा है, ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगा और एक ये बॉक्स हो जाएगा, तो मेरा जो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा मेरे पास 3 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 तियाँ 55 25, तो एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा 3 गुणा 25, तो एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 25 75, तो मेरा एचसीएफ क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा, ठीक है। एचसीएफ 75 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, एचसीएफ 75 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 लगाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के शून्याङ्कों का योगफल तथा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब समीकरण क्या है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इनके शून्याङ्कों का योगफल तथा गुणनफल। अब देखो एक तो पूछा योगफल, योगफल शून्याङ्कों का, ठीक है, शून्याङ्कों का। दूसरी बात पूछी है गुणनफल, किस चीज का, शून्याङ्कों का, शून्याङ्कों का। ये दो चीज पूछी है, शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का गुणनफल। अब सबसे पहले हम स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे इसे, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इस पॉलिनोमियल्स को। अब देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पी एक्स की, वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अभी इसको 1 नंबर दे देते इक्वेशन, इसको 2 नंबर देते। अब हम इसको कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो कंपेयरिंग करते हैं तो 1 का मान तो आ जाता है 1, यहाँ पर a का मान 1 है और यहाँ पर b का मान आता है 4, तो b का मान आ गया 4 और c का मान क्या आ जाता है, c का मान आ जाता है 3, c का मान आ गया 3। अब देखो a b c का मान आ चुका है। अब मैं जानता हूँ कि योगफल का सूत्र क्या होता है, योगफल का सूत्र होता है, शून्याङ्कों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और गुणनफल का क्या होता है, गुणनफल का क्या होता है, गुणनफल का होता है अल्फा इंटू बीटा और बी सी अपॉन ए, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए निकालता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा निकालता हूँ, पहले तो योग निकालता हूँ, योग निकालता हूँ तो बी तो माइनस का 4/1, ये तो हो गया मेरा योगफल, ठीक है, ये तो हो गया मेरा योगफल, ठीक है। अब मैं क्या निकालू, गुणनफल, तो अल्फा इंटा बीटा निकालूंगा तो गुणनफल क्या हो जाएगा c अपॉन ए, तो c 3/1, तो मेरा ये क्या हो गया गुणनफल, ये हो गया मेरा गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल हो गया और शून्याङ्कों का योगफल हो गया, ठीक है। ये मेरे पास अद्विघात समीकरण में आपको पता है कि योगफल और शून्याङ्क 2 बनते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19
क्वेश्चन नंबर 19 एक इस प्रकार की आपको एक लाइन दे रखी है, एक ग्राफ ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। और इस ग्राफ ड्रॉ के अंदर इस प्रकार एक परवलय बनाया गया है जो y बराबर पी एक्स बोलता है, y बराबर पी एक्स बोलता है। इसमें y बराबर पी स्क्वायर एक्स इस प्रकार का दे रखा है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। y बराबर पी एक्स बोलता है। अब पी एक्स वाई बराबर हमें पता पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर टाइप का कोई पोलिनोमियल्स होगा तो y बराबर एक्स स्क्वायर के टाइप का होगा, ठीक है। अब ये पोलिनोमियल में आपको पता है कि एक तो यहाँ पर कट रहा है, एक यहाँ पर कट रहा है, ये जहां जहां काटेगा वहां पर क्या बना देगा, शून्यांक बना देगा। तो इसके शून्यांक कितने, y बराबर पी एक्स, ये एक परवलय है, ठीक है। ये क्या है, परवलय, परवलय। अब ये परवलय कितने शून्यांक बनाएगा, तो इसके शून्यांक बनेंगे भाई साहब 2, तो 2 शून्यांक। जितनी बार काटेगा जितनी इसकी वैल्यू मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ न कुछ वैल्यू मिली है, यहाँ पर भी हमें कुछ न कुछ वैल्यू मिली है द्विघात समीकरण में। और ये इस प्रकार एक तो ये जो जहाँ पर दो वैल्यू मिलती है तो वो किस प्रकार की समीकरण होती है, द्विघात समीकरण। इस प्रकार ये y बराबर एक्स स्क्वायर का पोलिनोमियल परवलय टाइप का समीकरण है, ठीक है। एक आकृति है इस प्रकार की। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, बिंदु -5 और 12 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो बिंदु हमारा क्या है, -5 और 12 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मूल बिंदु से दूरी। अब देखो आपको पता है कि एक पॉइंट तो ये होता है, ठीक है, और एक पॉइंट ये होता है। अब इसमें आपको अगर आपका कोई भी मूल पॉइंट मान सकते हो, ये भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो, इसमें कोई जरूरी नहीं है। तो इसको मैं बोलता हूँ P, इसको मैं बोलता हूँ Q। इस बिंदु को मैं मूल बिंदु मान लेता हूँ इधर, और इधर मान लेता हूँ -5 और 12। अब देखो इस बिंदु के बीच की जो दूरी निकाल दूंगा तो मेरी दूरी निकल जाएगी। अब मैं दूरी PQ या दूरी का सूत्र क्या करता है, दूरी का सूत्र इसे बोलता हूँ x1, इसे बोलता हूँ y1, इसे बोलता हूँ x2, इसे बोलता हूँ y2, ठीक है। अब देखो अंडरूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी का सूत्र कहता है। अब अंडरूट, अब देखो PQ हमें निकालनी है, PQ तो हम क्या करेंगे, x2 -5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 12 - 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि y2 की वैल्यू क्या है 12 और इसकी 0। अब देखो मैं क्या करता हूँ, PQ निकालता हूँ, तो अंडरूट -5 का होल स्क्वायर और प्लस 12 का होल स्क्वायर। अब देखो PQ निकालता हूँ तो PQ अंडरूट तो 25 प्लस 12 144। अब मैं PQ निकालता हूँ तो इसको देखो 5 4 9 और 4 2 6 और 1 169, जो PQ किसका 169 होता है 13 का। तो ये हमारी जो दूरी आ गई वो क्या आ गई, 13 दूरी आ गई, मतलब 13 सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, और मीटर में तो मीटर में। इस प्रकार 13 PQ हमारे पास दूरी आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि किसी बारंबारता बटन में समेशन f 17 है तथा समेशन f i x i 119 है हो तो x बार ज्ञात कीजिए। अब देखो एक तो समेशन f दे रखा है, वो कितना है 17, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है समेशन f i x i और x i दे रखा है, वो कितना दे रखा है 119। अब हमें क्या करना है, इसका x बार निकालना है, तो हमें अब देखो ये चीज कौन सी चीज के अंदर, प्रत्यक्ष विधि के अंदर पाई जाती है। तो ये हम कौन सी विधि से निकालेंगे, x बार प्रत्यक्ष विधि से माध्य, जिसे x बार कहते हैं, जो निकलेगा तो ये क्या होगा, समेशन f i x i अपॉन समेशन f i से निकलेगा, ठीक है। अब देखो समेशन f i x i कितना 119 अपॉन 17 और x बार अब देखो 119 में मैं भाग लगाता हूँ 17 का, तो 17 एकम 7 7 49 119 17 7 119, तो ये हो गया 0। तो यहाँ पर x बार क्या आएगा मेरे पास 7 आ गया, माध्य आ गया मेरे पास, जो माध्य या इसे बोलते हैं x बार मेरा क्या आ गया 7, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अब नेक्स्ट हम उसके अंदर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, गुड लक, ऑल द बेस्ट, गुड लक, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए।